हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो बनाई है। रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे बनाई गई? रेक्टेंगल शेप की वायर जो है उसको किसी फ्रेम के ऊपर, रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर बार बार लपेट कर n नंबर ऑफ टर्न्स की, मान लीजिए, कॉइल जो है वो बनाई गई। n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल जो है वो बनाई गई है और इस कॉइल को अपने जो है वो रोटेट करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इस कॉइल को क्या कर रहे हैं कि अपने जो ये जो ABCD कॉइल है इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसका रोटेशन हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए जो रोटेशन है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों ने स्टडी किया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो होती है -n d∅b/dt, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंग ये ईएमएफ जो इक्वल होती है -n d∅b/dt, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। माइनस साइन यहाँ पे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फ्लक्स है कॉइल से, मैं एक बार रफली यहाँ पे लिख देता हूँ, वो फ्लक्स होगा φb इज इक्वल टू NBA cos थीटा। हम लोग जानते हैं जो फ्लक्स है φb उसकी वैल्यू होती है B.A उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से φb की जो वैल्यू है वो होगी, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो ये φb n टाइम्स हो जाएगा BA cos थीटा के। B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल। यहाँ पे A एरिया वेक्टर होता है जो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, और थीटा एंगल जो है वो किस किस के बीच में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बनता है। तो इस जब ये रोटेट करेगा तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी हर जगह पे, क्योंकि मैग्नेट तो सेम है और उनकी कॉइल से डायरेक्शन भी सेम है। कॉइल हमने एक बार मैन्युफैक्चर कर दी तो उसका एरिया भी क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। बट जो थीटा एंगल है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी जो B और A के बीच में जो एंगल बन रहा है वो रेगुलरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का चेंज होगा दैट विल बी ड्यू टू थीटा, क्योंकि लगातार जब वो कॉइल घूमेगी तो कभी तो वो कॉइल पैरेलल हो जाएगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड के, कभी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और कभी उसका एंगल जो है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर के बीच में रहेगा। तो थीटा जो है वो 360 डिग्री रोटेशन के लिए जो थीटा है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक रोटेट, लगातार अपने इसको रोटेट कर रहे हैं। तो 0 से 360 तक वो क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इस पर्टिकुलर केस में, जैसे देखिए हम लोगों ने अलग अलग केस पढ़े। जैसे फर्स्ट केस हमने किया जो था अपना किसी रोड के अंदर ईएमएफ का, तो उसके अंदर हमने बेसिक पे गए, माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाके हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन के अकॉर्डिंग और हमारे पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अकॉर्डिंग हमने ईएमएफ को पढ़ा। उसी पे फिर आगे जो चीज़ें थी वो दो और डेरिवेशन बेस्ड थे। लेकिन ये जो फर्स्ट डेरिवेशन अपना ऐसा है जो कि अपना डायरेक्ट जो है अपना जो फेराडेज लॉ है उसके ऊपर फ्लक्स चेंज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपना जो फ्लक्स है वो ना तो B के कारण चेंज हो रहा है ना A के कारण, बल्कि B और A के बीच जो एंगल है थीटा, उस एंगल के चेंज होने के कारण जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लगातार जो एंगल है B और A का वो रोटेट होने की वजह से चेंज होगा। तो हम लोग इसी को आगे स्टडी करते हैं
डेरिवेशन को, छोटा सा डेरिवेशन है। और ये जो डेरिवेशन है ये अगला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे का जो अपना चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसका भी ये एक बेसिक इक्वेशन यहाँ से ही अपने को मिलेगी। देखिए किस तरह से मिलेगी। तो सपोज फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, किसी भी टाइम पे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा, फाई बी विल बी इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। देखिए अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो जो थीटा आएगा, जितना उसने रोटेट हुआ जो एंगल वो, क्योंकि बी तो देखिए एक जगह पे फिक्स रहेगा, बी तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड वो तो नॉर्थ से साउथ की ओर फिक्स है, जबकि एरिया वेक्टर उसके अंदर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो एरिया वेक्टर पर सेकंड कितना रोटेट हो रहा है, ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा जो है वो क्या होता है, थीटा अपॉन टी, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो फ्रॉम हेयर थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पुट करेंगे। सो वी विल गेट फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम लगातार जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मान लो हमने 0 सेकंड लिया है जिस पे कोइल हमारी पैरेलल है, तो किसी समय पर वो कोइल जो है t/4 टाइम पे, अगर टाइम पीरियड है t, तो t/4 टाइम पे वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगी कोइल, क्योंकि अगर एक ही स्पीड से वो घूम रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, एक तरह से कांस्टेंट रहेगा हर रोटेशन के लिए। और हम ये मान रहे हैं कि प्रत्येक रोटेशन में इसका जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फाई बी जो है वो क्या रहेगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी रहेगा। फ्रॉम फेराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। देखिए एन, क्योंकि हमने पहले ऊपर ही एन कंसीडर कर लिया तो दोबारा से अपने को एन को कंसीडर करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। तो ई विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो फाई बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो ई की जो वैल्यू वो आएगी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये अपनी वैल्यू जो है आएगी। उसके बाद अगर अपने देखें तो ई के अंदर माइनस और एन और बी और ए को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी इस डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट है। तो सिर्फ हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ओनली कोस ओमेगा टी का, और कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये अपनी इक्वेशन आएगी। देखिए कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और चैन रूल से जब अपने ओमेगा का करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन बी ए साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने जो है वो देख सकते हैं कि जो अपना ईएमएफ जो है वो ईएमएफ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, ए पे यानी एरिया ऑफ कॉइल पे, और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। और ये भी साफ है कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये कभी प्लस का होगा कभी माइनस का होगा। जैसे अपने देखते हैं एट टी इक्वल टू t/4, एट टी इक्वल टू t/4 दैट मीन टोटल टाइम पीरियड का 4। मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि जो ओमेगा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो हमारा टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टी है हम उसका टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट लेते हैं, तो ई की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी एन बी ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू t/4, टी से टी कैंसिल, साइन π/2,
E will be equal to NBA omega. So E will be equal to E naught equal to NBA ओमेगा. इसको अपने ले लेते हैं इक्वेशन 1. देखिए जब ये 90 डिग्री आया अपना साइन, कौन से टाइम पे आया, T/4 पे जब ये आया 90 डिग्री एंगल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, अपने जानते हैं इसको. अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वो आती है 2π/T. तो इसको हमने पुट किया, T से T कैंसिल हो गया और 2π का एक 2 जो है वो इस 4 से कैंसिल हुआ, तो π/2. तो E की वैल्यू आई NBA ओमेगा. तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी ईएमएफ की. मैक्सिमम कैसे होगी बच्चों, कैसे होगी मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू कैसी आई है 90. ये किस पे डिपेंड कर रहा है एक्सप्रेशन अपना, जो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई है, ये किस पे डिपेंड कर रही है अपनी, ये डिपेंड अपनी कर रही है यहाँ पे साइन की वैल्यू पे ओमेगा टी पे. तो ओमेगा टी यानी टी पे ये डिपेंड कर रही है. जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे अपनी ईएमएफ की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी. उस पर ये चीज़ डिपेंड कर रही है ना अपना. तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो अपने ये स्टडी कर रहे हैं, इस केस के अंदर जो अपना टी है वो लगातार वेरी कर रहा है ना. तो T/4 पे इसकी वैल्यू हमने निकाली है, वो मैक्सिमम आई है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं E0 से. और इसके इसी वजह से जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर वैल्यू अपने इसको पुट करें, पुटिंग NBA ओमेगा एज E0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. यानी ये चार चीज़ें तो जब कोयल हमने बना ली, या जब हमने कोई जनरेटर बना लिया जिसमें ईएमएफ जो है रोटेट करके अपने, ये जनरेटर की एक तरह से वर्किंग है. जनरेटर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से कोयल को रोटेट करवाते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे भी एक बार हमने कोयल बना ली तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, और ओमेगा भी अगर हम कांस्टेंट स्पीड से कर रहे हैं तो E0 जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा. तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया इक्वेशन में NBA ओमेगा को E0 से. और हमारी जो इक्वेशन आई, जो जनरल इक्वेशन अपनी नेक्स्ट चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में काम आएगी, वो हमारी इक्वेशन आई E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. अब सोचने की बात यहाँ पे ये है कि मैं अल्टरनेटिंग करंट से या अल्टरनेटिंग ईएमएफ से इसको कैसे जोड़ रहा हूँ. वो बच्चों इस तरह से जोड़ रहा हूँ. देखिए ये तो मैंने टाइम लिया इसका T/4. अगर मैं इस टाइम को अब थोड़ा चेंज कर दूँ, मैं पहले थोड़ा इसमें से जगह जो है थोड़ी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कुछ चीज़ें. तो अल्टरनेटिंग करंट से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ. अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वो होती है जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन जो है वो लगातार जो है वो चेंज होती रहती है. वैल्यू भी और डायरेक्शन भी. डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि जब एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो कुछ के कुछ टाइम बाद में जो दूसरा टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पहला टर्मिनल पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि अगर दो वायर हैं अपने पास में, एक वायर पॉजिटिव है तो कुछ देर तो एक वायर पॉजिटिव रहेगी, दूसरी नेगेटिव, और थोड़ी देर बाद में ये जो ए वायर है ये अपनी पॉजिटिव हो जाएगी और बी वायर जो है ये अपनी नेगेटिव हो जाएगी. ए वायर नेगेटिव हो जाएगी और बी वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगी. फिर अपना डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, फिर से बी वायर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और ए वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो इस तरह का अगर कभी वोल्टेज या करंट होता है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें वैल्यू भी लगातार चेंज होती रहती है. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की इक्वेशन अपने आप ही आ रही है. देखिए क्योंकि वैल्यू तो इसकी भी लगातार चेंज होती रहनी है. टी चेंज होगा तो साइन ओमेगा टी चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग ई जो है वो चेंज होता रहना है. तो इसके अंदर वैल्यू तो लगातार अपने आप ही चेंज होती ही रहनी है. ठीक है. अब बात करें डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, तो देख जैसे मैं नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने टी लिया एट टी इक्वल टू T/2, टोटल टाइम पीरियड का हाफ लिया, तो E विल बी इक्वल टू E0 साइन 2π/T इंटू T/2. तो T से अपना T कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0. सो E विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो EMF है वो अपना 0 हो जाएगा एट टाइम T/2. ठीक है. तो उसके बाद एट T इक्वल टू 3T/4, T इक्वल टू 3T/4 पे E विल बी इक्वल टू हो जाएगा E0 साइन
2 पाई/t मल्टीप्लाइड बाई 3t/4, ये आ जाएगा अपना। तो t से t कैंसिल, और साइन 3 पाई/2 ई विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन 3 पाई/2 अपना आएगा। और साइन 3 पाई/2 की जो वैल्यू होती है 270 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है -1, तो ई अपना हो जाएगा -E0। तो देखिए किसी टाइम पे जो ओरिजिनल अपना स्टार्टिंग था वहाँ पे t=t/4 पे जब अपनों ने देखा था, तो जो वैल्यू आई थी वो आई थी NBA ओमेगा, यानी E0 आई थी, पॉजिटिव E0 आई थी जब टाइम पीरियड क्या लिया था t/4। और जब 3t/4 लिया तो ये क्या आई, नेगेटिव E/2, नेगेटिव E0 आई। डेट मीन्स जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अब बदल चुकी है। E पॉजिटिव है तो डायरेक्शन एक थी, और E नेगेटिव है तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और लास्ट टाइम जो अपने लेंगे एट t=t पर E विल बी इक्वल टू E0 साइन 2 पाई/t इंटू टी, तो t से t कैंसिल, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, सो E विल बी इक्वल टू 0, यानी EMF वापस से क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो ये 4 अलग अलग केस मैंने जो हैं आपको बताए, जिनको मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ। अब देखिए फर्स्ट केस मैंने लिया t/4 का, फर्स्ट केस लिया मैंने t/4 का, तो वो केस कुछ इस तरह का था। देखिए इसके ऊपर वैल्यू आई E0 के इक्वल। सेकंड जो केस है वो लिया मैंने, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जिस केस में t/2 मैंने टाइम लिया और E की वैल्यू आई 0। थर्ड केस मैंने लिया t को अलग एक माइलस्टोन लिया मैंने, जिसको मैं आपको जो है ग्रीन कलर ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। E0 माइनस में वैल्यू आई एट t=t/4, और अंत में वापस से वैल्यू जो है वो 0 आई व्हेन t=t। तो एक कंप्लीट साइकिल में वैल्यू पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है। जो रेड वाले के अंदर देखिए पॉजिटिव कंप्लीट E0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो अपना ग्रीन वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, आप जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया t/2 टाइम पे E0 भी हो रहा है। उसके बाद में 3t/4 यानी कि जब t जो साइकिल है अपना वो 3/4 हो गया, तो उस टाइम ये -E0 हो गया। और जब साइकिल कंप्लीट हो गया कम्प्लीटली, उस टाइम E की वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो इस तरह से टोटल हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चारों बार अलग अलग जो हैं वो आ रही हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इस तरह की वैल्यू को अपने बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आएगा, जो मैं न्यू स्लाइड में बना रहा हूँ। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे तो हमने लिया T, और यहाँ पे अपने लेंगे EMF E। तो अपने को जो ग्राफ मिलेगा बच्चों वो कुछ इस तरह का जो ग्राफ है वो अपने को मिलेगा। देखिए ये ग्राफ अपने को मिलेगा जी, क्योंकि साइन की कर्व होती है ना वो थोड़ी जो है इस तरह से होती है कि पहले वैल्यू तेज़ी से इंक्रीज़ होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ होती हैं। तो कुछ इस तरह की वैल्यू साइन की होती है अपनी। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को जो है E0 जो है वो अपने को यहाँ पे मिला पॉजिटिव E0, और यहाँ पे अपने को मिला नेगेटिव E0, ठीक है। -E0 और प्लस का E0 मिलता है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू होती है अपनी, आप लोग ने अभी अभी देखा t/4, ये t/2, और ये जो वैल्यू होती है अपनी होती है 3t/4, और ये वैल्यू होती है और पूरा t। तो इस तरह का ग्राफ अपने को ये मिलता है। इट इज़ द ग्राफ बिटवीन EMF एंड टाइम, इस कॉइल के लिए ही, या अल्टरनेटिंग, और इट इज़ ए ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग। ये ग्राफ ही किस में काम आएगा, अल्टरनेटिंग EMF का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना जो ग्राफ है वो उसी से ही आया है जो जनरेटर हमने यूज़ किया है, यानी जो जो हमने कोयल को घुमाया है उससे जो जिस तरह की अपने को वोल्टेज मिल रही है वो कैसी वोल्टेज है, EMF जो उसकी है वो कैसी है, वो EMF जो है वो अपनी वेराइंग EMF है, अल्टरनेटिंग EMF है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अल्टरनेटिंग EMF की बात भी इसके अंदर हमने देखी, जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी T के अकॉर्डिंग वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है, और डायरेक्शन भी इसकी लगातार जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं कि जैसे अपना जो होता है अपना करंट, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि जो लॉज हैं वो ठीक उसी तरह से फॉलो होते हैं जिस तरह से
डीसी में होते हैं वैसे ही एसी के अंदर भी लॉज फॉलो होंगे। तो जो अपना करंट है उस करंट की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू ई बाई आर। आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो अगर मैं करंट की वैल्यू देखूं तो ये वैल्यू आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो साइन ओमेगा टी तो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है। ई नॉट बाई आर जो है उसको अपने लिख सकते हैं आई नॉट। यानी ये जो ऊपर की जो इक्वेशन मैंने इसको दी है, इक्वेशन नंबर मान लीजिए मैं इसको 2 दे देता हूँ, तो इस इक्वेशन में भी मैक्सिमम कब होगा, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। जब साइन ओमेगा टी 1 है तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो आई will be equal to in that case E naught upon R, and it is known as I naught. So equation becomes I is equal to I naught sin omega t। यानी I naught और E naught क्या होते हैं, I naught और E naught मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं EMF और करंट की। I naught यहाँ पे मैक्सिमम करंट कब होगा, जब हमारा sin ओमेगा t क्या है, जब हमारा sin ओमेगा t क्या है अपना 1 हो जाता है। इन दैट केस ये मैक्सिमम जो है वैल्यू होती है किसकी, आई नॉट की, आई की, और उसको लिखते हैं आई नॉट से। सो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे भी जो अगर अपने ग्राफ बनाने चले हैं उसी तरह से जैसे अभी अभी हमने किया था टी के साथ में आई का, तो वो ग्राफ भी कुछ उसी तरह से ही जो है वो आएगा जिस तरह से हमने पहले किया। ठीक है, 0 t/2 t 3t/4 और t/4, इस तरह से सेम वही ग्राफ जो चलेगा। आई नोट की वैल्यू हालांकि अलग होगी, ई नोट की, ई नोट अपॉन बाई डिवाइडेड बाई आर विल गिव द वैल्यू ऑफ आई नोट। ओके, ई नोट डिवाइडेड बाई आर विल गिव द वैल्यू ऑफ आई नोट। तो ओम्स लॉ यहाँ पे भी वैलिड जो है वो होता है। और ये ही ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग अपनी करंट का जो चैप्टर है उसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो भी यही होती है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो अपने इक्वेशन पढ़ते हैं बिल्कुल उसी की जैसी होती है, जिसमें होता है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बिल्कुल उसी की तरह ये होता है अपना वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड एंड साइन ओमेगा टी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम एंड इट इज गिवन टू द साइन फंक्शन। तो इस तरह से ये अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। और इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से जो फर्स्ट बार हमने अभी तक जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में किए उनमें से फर्स्ट है ये जिसके अंदर हमने देखा कि जो वैल्यू है वो थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। और थीटा की वैल्यू चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण हमारे को ईएमएफ जो है वो मिल रही है। ठीक है, फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।